नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DET+B TGT PGT हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 150 वन लाइनर प्रश्नों को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने भी हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है सैटरडे और संडे की क्लास में हम कर लेते हैं, और अदर डेज जो होते हैं हम अपनी कंटेंट की क्लास को धीरे धीरे समझ बेस के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो परीक्षा की तैयारी जो है हम एक निरंतर अभ्यास के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है। सफलता का राज क्या माना जाता है? निरंतर अभ्यास। सबसे पहले भाई मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि इस वीक आप लोगों की 1-2 क्लासेज नहीं हो पाई। अब निरंतरता के साथ हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो रेगुलरिटी ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तथ्य जो है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काल को चित्र भाषा शैली का नाम दिया है, या फिर छायावाद को चित्र भाषा शैली का नाम किन्होंने दिया है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है छायावाद को क्या कहा है? चित्र भाषा शैली। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा तथ्य। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का विकास नाम से सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ, और हिंदी शब्द सागर नामक पुस्तक की भूमिका के रूप में यह 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं तथ्य। तीसरा क्वेश्चन जो होगा हमारा, साहित्य का इतिहास क्या है? इस पर शुक्ल जी का कथन जो है वो देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के बारे में क्या कहा है, उनका क्या कथन रहा है। तो उन्होंने जो ये प्रश्न बनता है कि साहित्य का इतिहास क्या है, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार किस प्रकार से व्यक्त किए हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो वो एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि कथनों से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये जो कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का इतिहास के संबंध में, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है भाई। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की भी संभावना है। और इस कथन को आप लोगों को बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ये देख लेते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है वे कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य, मतलब हर एक देश का साहित्य वहाँ की जो जनता होती है उनकी चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि उनके भावों के अनुसार जो उनका जो साहित्य है वो हमें दिखाई देता है। वहाँ की जनता के जो मन में जो विचार होते हैं, जो भाव होते हैं, उनसे ही हमें पता चल जाता है कि उस देश का साहित्य क्या रहा है। तो मतलब उस देश के जो साहित्य से हमें पता चल जाता है, कि रचनाओं से हमें पता चल जाता है कि उस समय के जनता के मन में क्या विचार रहे हैं, क्या भाव रहे हैं। तो वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति के जब परिवर्तन होता है, वहाँ की जनता के जो हृदय में परिवर्तन होता है, उसके साथ साथ जो साहित्य का जो स्वरूप होता है उसमें भी परिवर्तन होता चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये जो कथन कहा है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। आदि से अंत तक की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये जो पूरा का पूरा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसके बाद बात करें नंबर 4 पर हम देखते हैं हिंदी साहित्य का पहला समाचार पत्र। हिंदी साहित्य का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उत्तंत मार्तंड संस्थापक रहे हैं इनके जो है पंडित जुगल किशोर। 30 मई 1826 को कोलकाता से ये प्रकाशित हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो हिंदी का पहला समाचार पत्र है इसके बारे में भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे
टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या यूपीएससी की परीक्षा हो, जिसमें भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए जो आज की क्लास रहेगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आप लोगों को अवश्य ही देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो आपको ध्यान से समझते हुए जो है इन तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। तो पहला समाचार पत्र जो देख लिया हमने, उत्तर ध्रुवांतरण, जो कि जिनके संस्थापक रहे हैं पंडित जुगल किशोर, और जो कि 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित यह एक साप्ताहिक पत्र रहा है। और उद्यंत मानदंड का प्रकाशन तिथि के आधार पर ही 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। अगर ये जीके में ये प्रश्न पूछ लिया जाए हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस पत्र के प्रकाशन के कारण ही इसे जो है 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। देख लेते हैं नंबर 5, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा रहा है, तो सुदर्शन श्याम सुंदर दास के जो संपादकता में जो कोलकाता से सन 1854 ईस्वी में निकाला गया, वो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र माना जाता है। कौन सा? सुदर्शन। ये आपको समाचार सुदर्शन भाई, दैनिक समाचार पत्र, एक सेकंड भाई, दैनिक समाचार पत्र क्या रहा है हिंदी का, तो ये रहा है दैनिक समाचार पत्र रहा है पहला सुदर्शन। सुदर्शन आपको ध्यान रखना है, जो कि किन के द्वारा संपादित किया गया, श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित किया गया, और 1854 ईस्वी में ये निकाला कोलकाता से सन 1854 में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को क्या संज्ञा दी, तो मानवता का रसात्मक इतिहास उन्होंने कहा है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, जो कि एक महाकाव्य रहा है, उनको जो है मानवता का रसात्मक इतिहास किन्होंने कहा है, किन्होंने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं तथ्य नंबर 7। शुक्ल जी के अनुसार किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी, तो शुक्ल जी ने किस युग के ऐसे लेखक रहे हैं जिनकी जो दृष्टि है व्याकरण के नियमों की तरह जो है अच्छी तरह से नहीं जमी है, तो ये रही है भारतेंदु युग के लेखक। भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी, ये माना है शुक्ल जी ने। अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो शुक्ल जी ने किस युग के लेखकों की जो दृष्टि है वो व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी मानी, तो वो मानी है भारतेंदु युग के लेखकों की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नंबर 8। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंड में जो, एक सेकंड भाई, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंड, ये 2 खंड, ये भाई ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मैं कन्फ्यूजन हो रही है, तो ये थोड़ा सा हम यहाँ से काट देते हैं। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन रहे हैं, जो कि 1965 ईस्वी में जो प्रकाशित किया गया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, उनके लेखक रहे हैं गणपति चंद्र गुप्त। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त द्वारा, और हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्वारा 1952 ईस्वी में। उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका जो है 1940 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। उसके बाद जो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है रचित एक पुस्तक रही है, ग्रंथ रहा है। इसके बाद देख लेते हैं नंबर 11। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम रहा है, तो व्योम केस दरवेश 2011 में रचित पुस्तक व्योम केस दरवेश, ये आपको याद रखनी है। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में लिखकर लिखी गई एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है। तो ये जो विश्वनाथ त्रिपाठी की है एक जीवनी परक पुस्तक रही है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं
नंबर 12, तो कलम का मजदूर प्रेमचंद की जीवनी के लेखक कौन रहे हैं? तो मदन मोहन जी है प्रेमचंद की जीवनी के जो है लेखक रहे हैं। कलम का मजदूर प्रेमचंद की जीवनी जो है मदन मोहन गोपाल ने लिखी है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13, कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी के लेखक कौन रहे हैं? तो अमृत राय जो है प्रेमचंद जी के पुत्र रहे हैं। उन्होंने प्रेमचंद जी की जीवनी किस नाम से लिखी है? कलम का सिपाही। और कलम का मजदूर किन्होंने लिखी है? मदन गोपाल ने लिखी है। और ये दोनों की दोनों जीवनियाँ जो है प्रेमचंद जी ने लिखी है। उसके बाद जब हम बात करें मानस का हंस और खंजन नैन, इन दो जीवनियों के लेखक जो रहे हैं वे रहे हैं अमृतलाल नागर जी। अमृत राय और अमृतलाल नागर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अमृतलाल नागर ने सूरदास और तुलसीदास की जीवनियाँ लिखी हैं। खंजन नैन और मानस कहान जो कि अमृत राय ने जो है प्रेमचंद की जीवनी लिखी है कलम का सिपाही। इस प्रकार से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देते हुए प्रश्नों को करना है। बढ़ते हैं आगे। किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज माना जाता है? तो स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज किस कवि की कविताओं को माना जाता है? वो माना जाता है मुक्तिबोध की कविताओं को। मुक्तिबोध की प्रथम कहानी रही है खलील काका। अगर ये पूछ लिया जाए मुक्तिबोध की प्रथम कहानी कौन सी रही है, तो वो रही है खलील काका। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 15, भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? तो साधारणीकरण का सिद्धांत जो दिया भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत वो दिया है भट्टनायक ने। भट्टनायक ने साधारणीकरण, जो रस के व्याख्याता रहे हैं वे 4 रस के व्याख्याता रहे हैं जिनमें भट्टनायक भी एक है जिन्होंने जो है साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है। उसके बाद बात करें नंबर 16, हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित प्रथम पत्रिका कहाँ से निकली? तो बनारस से 1845 ईस्वी में। इसके संस्थापक जो संपादक रहे हैं राजा शिव प्रसाद सिंह। उसके बाद प्रेमचंद की अंतिम कहानी आप लोगों को पता ही है, कफन जो है प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित की गई है। उसके बाद बात करें संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का जो है सूत्र किसने दिया? तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का सूत्र जो है मुक्तिबोध ने दिया। अभी हमने मुक्तिबोध के संबंध में भी जो है तथ्य देख लिए थे। देख लेते हैं आगे। नंबर 19, कलाधर उपनाम से कविताएं लिखता था। कौन लिखता था कलाधर उपनाम से कविताएं? तो जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे। उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले जो आचार्य रहे हैं वे कौन रहे हैं? हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा किन्होंने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा दिया। उसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 21, जो है उपन्यासकार शिवानी का वास्तविक नाम क्या रहा है? तो गौरीपंत जो है शिवानी का वास्तविक नाम रहा है, जो कि एक प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं। उसके बाद बात करें साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता संग्रह किसने लिखा? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने। इन्हें जो है एक भारतीय आत्मा का उपनाम भी दिया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि एक भारतीय आत्मा का उपनाम जो है किस कवि को दिया गया है? तो वो दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी को। उसकी कविताओं में जो है देश प्रेम का भाव प्रकट हुआ है। हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रदान पत्रिका का नाम क्या रहा है? वो है मतवाला। छायावाद को सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किन्होंने माना? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? 8 मानी है, ये आपको पता ही है। और जो है वैसे कुल रसों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो कुल रसों की संख्या जो है 9 मानी जाती है, लेकिन 2 अभी फिलहाल में 2 और जोड़ दिए गए हैं, तो वो
कुल जो है 11 भी मानी जाती है, जिसमें कि जो है वात्सल्य रस और भक्ति रस उसमें शामिल किया गया है। उसके बाद बात करें हम आगे, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? श्रीधर पाठक, जो कि द्विवेदी युग के प्रथम लेखक माने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? ये यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो श्रीधर पाठक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। बच्चन सिंह के अनुसार पहली कहानी परिणय जो है परिणय 1887 ईस्वी में लिखी गई, जो किसकी है? ये किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित पहली कहानी मानी जाती है। बच्चन ने इसे पहली कहानी माना है। उसके बाद बात करें देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार पहली कहानी कौन सी है? अलग अलग विद्वानों ने अलग कहानी को जो है पहली कहानी माना है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि बच्चन सिंह के अनुसार जो है हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी गई है? जो हिंदी की पहली कहानी मानी गई है परिणय, जो कि 1887 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी है। उसके बाद देवी प्रसाद वर्मा द्वारा जो पहली कहानी मानी गई हिंदी की, वो है एक टोकरी भर मिट्टी, 1901 में रचित यह कहानी रही, जो कि माधव प्रसाद स्प्रे द्वारा रचित जो है ये कहानी रही। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। उसके बाद बात करें आगे, तो लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार पहली कहानी 11 वर्ष का समय 1930 ईस्वी में, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कहानी है, लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की पहली कहानी माना है। उसके बाद हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया गया राजेंद्र बाला घोष को, जिसे हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात करें नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 ईस्वी में काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? श्याम सुंदर दास और राम नारायण ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। उसके बाद जो है बात करें आगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, और इसमें जो कुल कितने सर्ग माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा जो प्रिय प्रवास एक महाकाव्य लिखा गया, उसमें सर्गों की संख्या पूछी गई है, उसमें कुल कितने सर्ग है? तो 17 सर्ग माने जाते हैं। और कामायनी में कितने सर्ग माने जाते हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सर्गों की संख्या भी पूछ ली जाती है। तो देख लेते हैं आगे, हिंदी कवियों में सबसे अधिक प्रबंध काव्य किसने लिखा? तो हिंदी कवियों में सबसे अधिक प्रबंध काव्य जो लिखने वाले लेखक रहे हैं, वे लेखक रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। भारत भारती इन्होंने जो लिखा है 1912 ईस्वी में। उसके बाद बात करें मैथिली शरण गुप्त की बारे में और अन्य तथ्य को हम देखें, तो इनमें ये पूछा हुआ है कुल कितने महाकाव्य और खंड काव्यों की इन्होंने रचना की है? तो केवल 2 महाकाव्य लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त ने। 19 खंड काव्यों की रचना की, 17 गीति काव्य लिखे हैं और केवल 4 इन्होंने नाटक लिखे हैं। उसके बाद बात करें आगे, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन माना जाता है? तो अलग अलग विद्वानों ने हिंदी के पहले प्रथम कवि अलग अलग माने हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो है हिंदी का पहला कवि माना है अब्दुल रहमान को। इसी प्रकार जो है सरहप्पा को माना किसी कवि ने, तो किसी जो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना। इस प्रकार से जैसे शिव सिंह सेंगर ने पुष्य और पुण्य कवि को माना, जिसे हम पुष्पदंत के नाम से भी जानते हैं, 10वीं शताब्दी के कवि रहे हैं अपभ्रंश भाषा के। तो अलग अलग विद्वानों ने जो हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग माने हैं। तो अब्दुल रहमान को मानने वाले रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध रचना जो है
संदेश राशक है। संदेश राशक एक प्रकार का खंड काव्य है। ये भी पूछ लिया जाता है किस प्रकार का काव्य है, तो ये एक प्रकार का खंड काव्य है। अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध रचना संदेश राशक है। संदेश राशक के रचनाकार कौन रहे हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहली कहानी कौन सी मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जब हम बात करें तो पहली कहानी इंदुमती को माना है। 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा की पहली कहानी के अनुसार पहली कहानी मानी गई। उसके बाद बात करें आगे बच्चन सिंह के अनुसार, अभी हमने देख ही ली थी, तो परिणय जो 1887 में रचित कहानी रही है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा, वो हिंदी की पहली कहानी मानी गई। कभी कभी जो तथ्य भी रिपीट हो जाते हैं भाई, देख लेते हैं आगे। रिवीजन भी हमारा जो है एक, जब हम तैयारी करते हैं, एक अगर हम तथ्यों की बार बार रिवीजन करेंगे तो हमें अधिक समय तक ही वे याद रहेंगे, और बार बार रिवीजन से ही हमें तथ्य याद रह पाते हैं। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 43। देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में माधव प्रसाद सप्रे की यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये तथ्य भी हम कर चुके हैं भाई। प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध पत्रिका का नाम क्या रहा है, ब्राह्मण। ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि ब्राह्मण पत्रिका जो है किन्होंने संपादित किया, तो संपादक तो जो रहे हैं पत्रिका के, तो वो रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र, जो कि ब्राह्मण पत्रिका निकाली इन्होंने 1883 ईस्वी में। इसके बाद प्रश्न संख्या 45 देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ, तो ये देख लेते हैं। 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से यह पत्रिका प्रकाशित की गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है 1903 ईस्वी में इनका कार्यभार संभाला, यानी कि इनके संपादक बने हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 49। सुमित्रानंदन पंत द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है, तो रूपाब पत्रिका जो 1938 में संपादित की गई, इनके जो संस्थापक रहे हैं, संपादक रहे हैं, वो रहे हैं पंत जी। बढ़ते हैं आगे। रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन माना जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि अलग अलग विद्वानों ने हिंदी के पहले कवि अलग अलग लेखकों को माना है। तो अपभ्रंश भाषा के एक सबसे पहले प्रसिद्ध कवि रहे हैं स्वयंभू जी। उन्हें जो है रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा वेद व्यास भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें आगे। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है, पुष्यदंत, जो कि 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। उसके बाद जो है अब पुष्यदंत को भवभूति भी कहा जाता है। अपभ्रंश हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है किसको, पुष्यदंत को। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 52। हिंदी कविता पत्रिका 1954 में संपादित जो रही है, उनके संपादक कौन माने जाते हैं, तो जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त हिंदी पत्रिका 1954 के संपादक माने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे। यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। कई बार पूछी जाती है हिंदी पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित हुई, सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई। इस तरह आप लोगों को जो है स्थान भी ध्यान रखने हैं। प्रेमचंद जी ने वर्ष 1930 में किस पत्रिका की शुरुआत बनारस से की, तो प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका की शुरुआत जो है बनारस से 1930 में की है। आगे चलकर जो है 1986 में इनका जो प्रकाशन का कार्यभार जो है राजेंद्र यादव ने किया। उसके बाद बात करें आगे। हिंदी नवजीवन पत्रिका 1921 में का संपादक महात्मा गांधी जी रहे, और यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई, यह रही अहमदाबाद से। साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यह मान रही है। उसके बाद बात करें आगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कितनी पत्रिकाओं का संपादक किया है, तो केवल 3 पत्रिकाओं का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संपादित की है।
तो ये कौन कौन सी रही है? पहली रही है कवि वचन सुधा, जो कि इनका समय है 1868 ईस्वी में। इसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन, जो बाद में हरिश्चंद्रिका नाम से प्रकाशित की गई, इनका समय रहा 1873 ईस्वी। उसके बाद बाल बोधनी, जो कि महिलाओं से संबंधित पत्रिका रही इनकी, 1874 ईस्वी। बात करें आगे, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका को संपादित किया है, या भारतेंदु जी से कौन सी पत्रिका का संबंध रहा है, या फिर इन तीनों पत्रिकाओं के जो ये पूछ लेते हैं किस कवि का संबंध इनसे रहा है। तो इस प्रकार घुमा फिरा कर भी अगर प्रश्नों को पूछ लिया जाए तो आपको एक एक तथ्यों को बिल्कुल बारीकी से ध्यान से समझते हुए पढ़ना है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 56, विशाल भारत पत्रिका 1928 ईस्वी के संपादक कौन रहे हैं? तो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी जो है विशाल भारत पत्रिका के संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 57, अज्ञे का संपादित पत्रिका, अज्ञे द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम जो है अज्ञे जी द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम जो देख लेते हैं हम। एक है प्रतीक 1947, इस इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। उसके बाद देख लेते हैं दीनमान जो है इनकी 1965 में साप्ताहिक पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित हुई। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे, प्रतीक और दीनमान जो है अज्ञे जी द्वारा पत्रिकाएं संपादित की गई। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 58, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम, वो है करमवीर जो पत्रिका जो रही है उसके संस्थापक कौन रही है? माखनलाल चतुर्वेदी जी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम देखेंगे। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप जो कि 1877 में प्रयाग से प्रकाशित की गई पत्रिका का संपादक किया। उसके बाद जो है मतवाला पत्रिका का उद्देश्य वाक्य क्या रहा है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन कई एक बार परीक्षा में ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं, मतवाला जो पत्रिका है उसका उद्देश्य वाक्य क्या रहा है? मतवाला पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? निराला जी, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है इस पत्रिका का उद्देश्य वाक्य क्या माना जाता है, क्या रहा है, ये देख लेते हैं। अमीय गरल शशि शिखर रवि कर राग विराग भरा प्याला, ये जो वाक्य रहा है ये मतवाला पत्रिका का उद्देश्य वाक्य माना जाता है। परीक्षा में ये अगर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 61, एक सेकंड भाई। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 61, तो साप्ताहिक पत्रिका प्रताप के संपादक कौन माने जाते हैं? तो साप्ताहिक पत्रिका रही है प्रताप के संपादक माने जाते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। 1913 ईस्वी में कानपुर से साप्ताहिक रूप से ये प्रकाशित हुई। यह पत्रिका क्रांतिकारी विचारों वाली थी। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 62, पंत के बाद हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक कौन रहे हैं? कौन हिंदी के कवि रहे हैं जिन्होंने पंत के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया, वे देख लेते हैं आगे। हिंदी साहित्य में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पंत जी को मिला और उनकी रचनाएं चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद जो पंत के बाद जब दिया गया 1972 में, वो किसे दिया गया? रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना के लिए। इनका जो उर्वशी काव्य रहा है वो एक खंड काव्य रहा है और जयशंकर प्रसाद का उर्वशी नाम से ही जयशंकर प्रसाद की भी रचना रही है जो कि एक चंपू काव्य रहा है। इस प्रकार अगर आप लोगों को ऑप्शन में उर्वशी रचना पूछ ली जाए और उसमें रामधारी सिंह जी का नाम न हो करके जयशंकर प्रसाद का नाम हो, तो आपको ध्यान रखना है कि उर्वशी जो प्रसिद्ध रचना रही है वो रही है रामधारी सिंह दिनकर जी की, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने भी उर्वशी नाम से एक रचना की है।
ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देख लेते हैं आगे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। उसके बाद जब हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर के बाद, तो अज्ञे जी को 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को यामा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यामा उनकी रचना रही है और 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो 1982 को जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1984 को ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक संपूर्ण रचना क्रम दिया जाने लगा। यानी कि इस कहने का मतलब ये है कि 1982 तक तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए वे उनकी रचनाओं के आधार पर जो है कवियों को दिए गए। रचनाओं के आधार पर जो है महादेवी वर्मा को जैसे कि यामा के लिए दिया गया, अज्ञे जी को जो है उनकी जो रचना कितनी नावों में कितनी बार पर दिया गया, उर्वशी रचना पर जो है दिनकर को दिया गया। उसके बाद जो है पंत को जो है चितंबरा के लिए दिया गया। लेकिन जब 1982 के बाद जब 1984 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उसके बाद जब ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में किसी भी लेखक को दिए गए तो वो उनकी रचनाओं के आधार पर न होकर के संपूर्ण साहित्य पर जो है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। जैसे कि 1992 में जो है नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद वर्ष 1999 में मिला निर्मल वर्मा को, 2005 में मिला कुंवर नारायण को। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है 2005 में किस लेखक को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उसके बाद वर्ष 2009 में जो है अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार है। उसके बाद 2013 में जो है केदारनाथ सिंह को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं की एक उत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया जाता है। उसके बाद बात करें हम प्रश्न संख्या 63, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं, तो तोताए हिंद जो है अमीर खुसरो को कहा गया है। उसके बाद जो है देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 64, विवेचन का जो सिद्धांत है वो किनका है, तो अरस्तु ने दिया है विवेचन का सिद्धांत, जो कि विरेचन का सिद्धांत, विवेचन का नहीं भाई सॉरी, विरेचन का जो सिद्धांत है पाश्चात्य लेखक रहे हैं अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु जो है कोलरिज, इलियट, वर्ड्सवर्थ ये सभी जो है पाश्चात्य लेखक रहे हैं। इन्होंने जो है सिद्धांत जो दिए, विरेचन का सिद्धांत, जो है अनुकरण का सिद्धांत, इस प्रकार से जो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, जिसमें कि विरेचन का सिद्धांत अरस्तु जी ने दिया है। उसके बाद जो है देख लेते हैं प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी की रचना किसकी है, तो शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद जी की पत्नी रही है। प्रेमचंद घर में जीवनी की लिखी है इन्होंने 1944 ईस्वी में। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 65, आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में किसकी पुस्तक रही है, तो आवारा मसीहा जो है शरत चंद्र चटर्जी की पुस्तक रही है। इस पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर रहे हैं। उसके बाद बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक किसकी जीवनी रही है, तो ब्रज रतन दास द्वारा जो लिखी गई भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी। उसके बाद बात करें आगे कुआनो नदी किस कविता का संग्रह है, तो कुआनो नदी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कविता का जो है संग्रह रहा है। उसके बाद बात करें पंत को किस काव्य कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, अभी हमने पढ़ा 1968 ईस्वी में पंत को चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। हिंदी में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो सॉरी भाई, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है सबसे पहले 12 जनवरी को 1975 ईस्वी में हुआ। हिंदी सम्मेलनों से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ पर कब किस तारीख को हिंदी सम्मेलन
कहाँ पर हुआ, ये पूछ लिया जाता है कि विश्व में हिंदी सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए। तो देख लेते हैं आगे, भारत में किस वर्ष किया गया हिंदी सम्मेलन, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लेते हैं आगे, प्रश्न संख्या 70, बकरी नाटक किसकी है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो नाटक रहा है बकरी, वो उनका प्रसिद्ध नाटक रहा। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 71, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? तो पंत जी का कथन रहा है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। उसके बाद बात करें, निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध को गद्य का निकष माना है। उसके बाद बात करें, हिंदी कविता में मार्शलवाद के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो मार्शलवाद के प्रवर्तक जो रहे हैं हिंदी कविता में, वे रहे हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। तुलसीदास को कालिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो नाभादास जी ने तुलसीदास को कालिकाल का वाल्मीकि कहा है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 75, ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाली प्रथम महिला बंगाली लेखिका आशापूर्णा देवी थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाली प्रथम महिला पूछी है तो बंगाली लेखिका रही है एक आशापूर्णा देवी, जो कि सुमित्रानंद पंत से उन्हें पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रानंद पंत के बाद जो एक रामधारी दिनकर के बाद जब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1976 में, वो हिंदी साहित्य में न होकर बांग्ला साहित्य में दिया गया आशापूर्णा देवी को। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये हिंदी में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पाने वाली प्रथम बंगाली लेखिका मानी जाती हैं, तो इसलिए ये प्रश्न अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। देख लेते हैं आगे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पात तुलसी की कला, यह पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति दी गई है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पात तुलसी की कला, यह पंक्ति जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 77, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा की गई? तो जयसी, सूर और तुलसी की 3 कवियों की समीक्षा जो है रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में की गई। उसके बाद बात करें हम, उसके बाद बात करें आगे, रूपकों का बादशाह किस लेखक को माना जाता है? तो तुलसीदास को जो है रूपकों का बादशाह माना जाता है। लॉन्गजाइन्स का व्यक्तित्व, लॉन्गजाइन्स का अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो उदात्तता का सिद्धांत जो है लॉन्गजाइन्स ने दिया है। उसके बाद बात करें 80, प्रश्न संख्या, विखंडनावाद का जनक किसे माना जाता है? तो दरिदा को विखंडनावाद का जनक माना गया है। विरेचन का सिद्धांत अरस्तु ने दिया, अभी हमने पढ़ा था। 2021 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो असगर वहजात को महाबली नाटक पर जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ 2021 ईस्वी में। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 83, भारत भारती पुस्तक कौन सा संस्थान प्रदान करता है? भारत भारती पुरस्कार जो है वो कौन सा संस्थान प्रदान करता है? वो करता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ। और भारत भारती जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भी रही है। उसके बाद बात करें हम आगे, किसके भ्रमर गीत को श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा है? तो किसके भ्रमर गीत को श्रीमद् भागवत का अनुवाद माना जाता है? तो सूरदास जी के भ्रमर गीत को। उसके बाद देख लेते हैं आगे, गोस्वामी तुलसीदास की किस कीर्ति में भ्रमर गीत का निर्वाह हुआ है? तो तुलसीदास की जो कीर्ति कृष्ण गीतावली में जो है भ्रमर गीत का निर्वाह किया गया है। उसके बाद बात करें आगे, राधा कृष्ण का तथा गोपियों की किस राधा कृष्ण तथा गोपियों को किस में जन सेवक के रूप में प्रस्तुत किया है?
तो किस में आधुनिक काल के भ्रमर गीतों में जो है राधा कृष्ण की गोपियों को जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 87, सूरसागर काव्य को महाकाव्य की श्रेणी में क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इस काव्य में कथा, संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है, इसलिए जो है सूर काव्य को महाकाव्य की श्रेणी में नहीं माना जाता। अगर कारण भी पूछ लिया जाए तो इस प्रकार से अगर प्रश्नों में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं प्रश्न, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। कारण ये रहेगा क्योंकि जो सूर सागर का जो काव्य रहा है उसे महाकाव्य की श्रेणी में न रखने का कारण एकमात्र ये रहा है क्योंकि इस काव्य में कथा का संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित मानी गई है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अष्टछाप में वरिष्ठ और कनिष्ठ कवि कौन रहे हैं। वरिष्ठ कवि रहे हैं कुम्भनदास, वल्लभाचार्य के शिष्य। उसके बाद जो कनिष्ठ कवि जो है विठलनाथ के शिष्य जो है नंददास। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कृष्ण भक्ति कवियों में किस अभिव्यक्ति का प्रथम प्रयास हुआ है। तो सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का इसमें प्रयास किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं वार्ता साहित्य के लिए कौन सा संप्रदाय प्रसिद्ध है। तो वल्लभाचार्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय जो है वार्ता साहित्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद बात करें आगे, आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य की संज्ञा किसके भ्रमर गीतों को दी है। तो उन्होंने जो है ध्वनि काव्य की संज्ञा जो है सूरदास के भ्रमर गीतों को दी है। किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अभी हमने पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चित्र भाषा शैली जो है किस युग को माना है। तो चित्र भाषा शैली जो है उन्होंने छायावाद युग को माना है, लेकिन ध्वनि काव्यों की संज्ञा इन्होंने किन्हें दी है। तो सूरदास के भ्रमर गीतों को इन्होंने ध्वनि काव्यों की संज्ञा दी है। इस प्रकार से एक दूसरे तथ्यों के साथ रिलेट करते हुए आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से किस विद्वान के द्वारा जो है कथन पूछे जाते हैं। कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ने जो है हर एक काल के में अपने अपने मत दिए हैं। उन्होंने काफ़ी सारे उनके कथन रहे हैं और जो कवियों के संबंध में भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। इस प्रकार से जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम विलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, सभी विद्वानों, गणपति चंद्र गुप्त, सभी लेखकों के अनुसार, जो सभी आलोचकों के अनुसार जो उनके विचार हैं, उनके मत हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। किस लेखक ने, किस विद्वान ने किस काल को या किस कवि के संबंध में क्या कहा है, क्या उन्होंने माना है। उसके बाद बात करें आगे, सूरदास के बाद नंददास को किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है। तो अष्टछाप के काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से जो है सूरदास के बाद नंददास को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद बात करें आगे, किस काव्य परंपरा का आरंभ सर्वप्रथम तमिल भाषा में हुआ। तो भक्ति काव्य का परंपरा का आरंभ जो है सबसे पहले तमिल भाषा में किया गया। कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार प्रदान करने का प्रयत्न किसने दिया। तो जीव गोस्वामी जी ने कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार प्रदान करने का जो श्रेय दिया गया। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 93, विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि किसने माना। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वाले जो विद्वान रहे हैं उनमें रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा प्रमुख रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को किनकी परंपरा से जोड़ा। जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से इन्हें जोड़ा। उसके बाद बात करें आगे, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी रही है। तो हिंदी कालिदास की आलोचना जो है हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने ग्रंथों का उल्लेख किया। तो इन्होंने 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पनु, ये किस कवि की पंक्ति रही है। तो विद्यापति की पंक्ति रही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपनी किस कीर्ति में जायसी के गुरु का नाम सैयद महिउद्दीन लिखा है। तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में इन्होंने जो है जायसी के गुरु का नाम उन्होंने ये बताया है, राम कुमार वर्मा जी ने। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या
99 सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा माना जाता है? तो समासोक्ति जो है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार माना जाता है। पद्मावत की कथा वस्तु को उत्तरार्ध भाग को आलोचकों ने क्या माना है? सॉरी, उत्तरार्ध भाग को नहीं भाई, पूर्वार्ध भाग को, पहले के भाग को। जो पद्मावत की कथा वस्तु है इसके 2 भाग दिए गए, उन्होंने जो पहले का जो भाग रहा वो काल्पनिक माना है, काल्पनिक, और जो बाद का उत्तरार्ध भाग रहा है उत्तरार्ध। उत्तरार्ध यानी कि बाद के जो बाद के भाग को उन्होंने क्या माना है? उन्होंने ऐतिहासिक माना है। एक प्रकार से पद्मावत की कथा वस्तु को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। जो पहले का पूर्वार्ध भाग रहा है कथा का वो उन्हें काल्पनिक माना है, और बाद के भाग को जो है उन्हें जो उनका जो उत्तरार्ध जो बाद का जो भाग रहा है उन्हें कौन सा क्या किस प्रकार का माना है? ऐतिहासिक माना है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 101। तुलसीदास का समकालीन राम भक्त कवि किसे माना जाता है? राम भक्त कवि माने जाते हैं तुलसीदास के समकालीन कवि नाभादास को। इसके बाद हिंदी साहित्य का जातीय कवि किसे माना गया है? तो तुलसीदास को हिंदी साहित्य का जातीय कवि का माना रामविलास शर्मा ने इन्हें हिंदी साहित्य का जातीय कवि कहा है। उसके बाद बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति की रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना गया है? तो राम भक्ति की रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक शुक्ल के अनुसार पूछा हुआ है तो अयोध्या के जो रामचरण दास को माना है। उसके बाद भगवती प्रसाद सिंह ने रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना है? तो भगवती प्रसाद के अनुसार पूछ लिया जाए तो स्वामी अगरदास जी को, जो कि 17वीं शताब्दी के लेखक रहे हैं। प्रश्न संख्या 105। तुलसीदास से पूर्व राम कथा के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो किसके अवतार का वर्णन मिलता है? तुलसीदास से पूर्व राम कथा के अंतर्गत जो पृथ्वीराज रासो है उसमें किसका अवतार बताया गया है? उसमें राम के 10 अवतार का वर्णन इसमें दिखाया गया है। पृथ्वीराज रासो के जो पूर्व राम कथा के अंतर्गत जब वर्णन किया गया है तो उसमें जो है, एक सेकंड भाई, ये तथ्य आपको नया देखने को मिलेगा कि पृथ्वीराज रासो में किसके अवतार का वर्णन हमें देखने को मिलता है? तो राम के अवतार 10 अवतार का वर्णन हमें पृथ्वीराज रासो में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से अगर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाए तो हर एक रचनाओं से संबंधित हर एक तथ्यों को आपको समझते हुए चलने हैं। तो रामानंद ने विष्णु और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना का प्रचलन किया है? तो राम की उपासना का इन्होंने प्रचलन किया है। उसके बाद बात करें आगे। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम का आरंभ किसने किया? तो लॉर्ड मैकाले ने जो है, लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने का जो कार्य किया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 108। हिंदी के प्रथम गद्यकार कवि कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माने जाते हैं लल्लू लाल जी। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास द्वारा रचित। उसके बाद बात करें हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट मानी जाती है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। और जो प्रथम एकांकीकार पूछ लिया जाए तो राम कुमार वर्मा को माना जाएगा, जयशंकर प्रसाद को नहीं भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और एकांकी जो है जयशंकर प्रसाद की एक घूंट को मानी गई है। उसके बाद हिंदी की सर्वप्रथम गीत के लेखक कौन माने गए हैं? तो विद्यापति जी, जो कि आदिकाल के कवि रहे हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो महादेवी वर्मा जी की रचना रही है अतीत के चलचित्र। उसके बाद अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया? तो शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन माने जाते हैं? हेमचंद्र, जो कि 14वीं शताब्दी के लेखक माने जाते हैं। उसके बाद अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी, जो ये पंक्ति है ये यशोधरा
रचना से ली गई है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये किस रचना की पंक्ति है? तो यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा जो रचना है उनकी प्रसिद्ध रचना रही है, उनकी ये पंक्ति दी गई है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आँखों में पानी। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 116, अमिय हलाल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी, परत जोही चितवत एक बार। पंक्ति के रचयिता कौन रहे हैं? तो इस पंक्ति के रचयिता रहे हैं रसलीन जी। उसके बाद अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय नाम क्या रहा है? सॉरी भाई, लोकप्रिय, एक सेकंड भाई, इसका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय नाम क्या है? नहीं भाई, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ही थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। आगे बढ़ते हैं। तो अशोक के फूल जो निबंध संग्रह के लेखक कौन रहे हैं? तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जो निबंध संग्रह रहा है अशोक के फूल, उनके लेखक आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं। अष्टछाप के सर्वप्रथम भक्त कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास जी। वैसे तो सबसे पहले कुम्मन दास जी आएंगे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो रहेंगे वे सूरदास जी रहेंगे। उसके बाद बात करें सर्वश्रेष्ठ माने, देख इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। देखो हम पढ़ते वक्त इसी तरह जल्दी जल्दी हम जब करते हैं, परीक्षा में भी हमारे साथ ये गड़बड़ हो जाती है कि हम पढ़ते कुछ और देख कुछ और लेते हैं। तो इस जो हम देखते हैं उसी को दिमाग से ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि पूछा क्या गया है यहाँ पर? पूछा गया है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ। अभी मैंने आपको बताया है कि सर्वश्रेष्ठ सूरदास है, और अगर इसकी जगह सर्वश्रेष्ठ की जगह शब्द आ जाए सर्वप्रथम, वो आ जाएंगे कुम्मन दास। दोनों तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देख लेते हैं आगे। आचार्य राम आंसू जो है किस आंसू काव्य के रचयिता कौन रहे हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी जो है आंसू काव्य के रचयिता रहे हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 121, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की? वो अभी हमने देख ही लिया था, सूर, तुलसी और जायसी। इन तीनों महाकवियों की जो समीक्षाएं जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में प्रस्तुत की है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 122, आत्मजयी के रचयिता कौन रहे हैं? आत्मजयी जो रचना है उसके रचयिता रहे हैं कुंवर नारायण। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को। आधुनिक युग के चरण कौन है? आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद बात करें कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया? कठिन काव्य का प्रेत कहा गया केशवदास जी को। उसके बाद बात करें और कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा गया, लेकिन कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 126, कथा सम्राट किसे कहा गया? कथा सम्राट जो है मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। उसके बाद किस काल को स्वर्ण काल कहा गया? तो भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। उसके बाद बात करें आगे, किस छायावादी कवि ने संवेदन शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया गया? तो संवाद शैली का जो सर्वाधिक प्रयोग करने वाले विद्वान लेखक रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसकी पंक्ति के जो रचयिता है वे मैथिली शरण गुप्त जी रहे हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सहदल मिश्र जी ने। उसके बाद बात करें आगे, जा में रस कछु होत है, पढ़त ताही तब कोई, तो बात अनूठी चाहिए, भाषा कोई होई। तो ये जो पंक्ति है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रही है। संविधान के अनुच्छेद 343 के
अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई? तो 25 जनवरी 1964 तक। कहा गया कि संघ सरकार के जो कार्यों की काजबाज की जो कार्य भाषा रहेगी वो अंग्रेजी रहेगी, ये माना गया। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 133, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपि का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा रही है? तो देवनागरी लिपि जो है हिंदी के अतिरिक्त जो है किस और अन्य भाषा की लिपि देवनागरी रही है? वो रही है मराठी की। ये आपको भी ध्यान रखना है। संस्कृत की भी जो लिपि रही है देवनागरी लिपि मानी जाती है। मराठी और हिंदी सभी की देवनागरी लिपि मानी गई है। उसके बाद 135, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों में से किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 136, काव्य किशन काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। सूरदास जी ब्रज भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने जो साहित्य लहरी, सूरसागर, शोर शूर, सारावली जो रचनाएं है ब्रज भाषा में उन्होंने ये रचनाएं की है। तो ब्रज भाषा के जो कृष्ण भक्त कवि जो प्रमुख सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं कृष्ण काव्य धारा के, वे रहे हैं सूरदास जी। और जो कृष्ण काव्य की अपार संपदा जो है हमें ब्रज भाषा के में ही देखने को मिलती है। पढ़ते हैं आगे। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो बिहार की बोली रही है भोजपुरी। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 5 वर्गों में रखा गया है हिंदी की बोलियों को। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 139, ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य रही है? तो ब्रज भाषा और अवधी जो है मध्यकाल की जो है भाषा रही है। यानी कि जैसे कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को जब काल विभाजन करते हैं तो रीतिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल के अंतर्गत हम 2 भागों में बांट देते हैं मध्यकाल को, जिसमें कि भक्तिकाल और रीतिकाल, ये 2 काल आ जाएंगे, भक्तिकाल और रीतिकाल। जो ब्रज और अवधी जो भाषा रही है, अवधी किस काल की जो काव्य भाषा मानी जाती है? हमें ब्रज भाषा पूरे के पूरे रीतिकाल में हमें ब्रज भाषा देखने को मिलती है। और अवधी और ब्रज भाषा दोनों जो भाषाएं हैं हमें मध्य काल के यानी कि भक्ति काल के अंतर्गत, पूर्व मध्य काल के अंतर्गत हमें इन दोनों भाषाओं को देखने को मिलती हैं। जैसे कि तुलसीदास की कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में की और कुछ रचनाएं उनकी अवधी भाषा में रही हैं। इस प्रकार से मध्यकाल में हमें ब्रज और अवधी का जो समावेश हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 140, संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि रही है? तो 343 अनुच्छेद के अनुसार। प्रश्न संख्या 141, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण किस रूप में विकसित हुई? तो ये रही दक्षिणी हिंदी के रूप में विकसित मानी जाती है उत्तर भारत की खड़ी बोली। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 142, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये है सरस्वती पत्रिका के अंतर्गत जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रश्न संख्या 143, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूलतः सूत्र कौन सी भाषा रही है? तो वैदिक संस्कृत इनका जो मूल रहा है भारतीय आर्य भाषाओं का, वो वैदिक संस्कृत माना जाता है। जैसे कि वैदिक संस्कृत से निकली फिर लौकिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत से निकली पाली, पाली से विकास हुआ फिर प्राकृत का, उसके बाद प्राकृत से निकल कर आई अपभ्रंश,
अपभ्रंश से फिर धीरे धीरे जो है भारतीय आर्य भाषाओं का जो है हिंदी का विकास होना शुरू हो गया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 144। ज्ञान दूर कुछ क्रिया बिन है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। जो ये पंक्ति है ये किस कवि द्वारा लिखी गई है, किस लेखक की है? तो जयशंकर प्रसाद की रही है ये पंक्ति। ज्ञान दूर कुछ क्रिया बिन है, इच्छा हो क्यों पूरी मन की। तो ये पंक्ति बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है, आपको ध्यान रखना है कि किस लेखक के द्वारा कौन सी पंक्ति रही है। जयशंकर प्रसाद की कई जो नाटकों से संबंधित भी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे। पानी परात को हाथ छुए नाही, नैनन के जल सो परात धोए। ये पंक्ति किस कवि की है? तो नरोत्तम दास जी की रही है। ये भी परीक्षा में आई हुई पंक्ति है। उसके बाद बात करें सौंदर्य को व्यक्तिगत सत्ता होती है और इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये जो कथन है ये किस विद्वान का है, किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा जी का। आगम वेद पुराणे पंडित मान बहयंती। जो ये पंक्ति है ये किसकी है? ये कन्हप्पा जी की रही है। उसके बाद कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या 48 148। यद्यपि 1942 ईस्वी में आंदोलन के समय न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ और न ही आंदोलन की लहर ही गांव में पहुंच पाई, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ जरूर पहुंची थी। जो ये पंक्ति कही है ये किस उपन्यास से ली गई है? तो ये जो कथन कहा गया है ये पंक्तियाँ ली गई है जयशंकर प्रसाद से, सॉरी भाई मैलांचल से जो ये है फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथमांचलिक उपन्यास माना जाता है मैलांचल, जो जिसका जो समय है 1954 ईस्वी। इसकी ये प्रमुख पंक्तियाँ रही है। कई बार हम विचार कहीं और, जब हमारे कहीं और पर विचार होते हैं तो फ्लो में हम वही शब्द बोल जाते हैं। मैं जयशंकर प्रसाद के संबंध में ही कुछ अभी विचार कर रही थी, तो इसी तरह जो जयशंकर प्रसाद ही जो है निकल गया। उसके बाद बात करें हम प्रश्न संख्या 149। भारतेंदु का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा प्रभाव है। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। हिंदी साहित्य को भी जो इन्होंने नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारतेंदु के संबंध में जो ये कथन है ये किसका है? तो मैंने बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हर एक कवियों के संबंध में, कालों के संबंध में और अन्य जैसे काव्यों के संबंध में, कई साहित्य के संबंध में कई जो ऐसे टॉपिक है, तथ्य रही हैं, उनके संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। पूरे के पूरे हिंदी साहित्य के संबंध में उन्होंने हर एक उसको छुआ है। लेखकों के जो है उनको देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने जो अपने विचार प्रकट किए हैं। अगर आप बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कहे कथनों को आप पढ़ोगे तो उनके जो है कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे आपको जैसे कि परिमार्जित, कई बार उन्होंने अपने कथनों में प्रयोग किया है। तो कई इन ट्रिक से के जो ये शब्द होते हैं इनको आप बार बार अगर जब किसी के विचारों को, कथनों को आप पढ़ोगे तो आपको जो पढ़ने से ये जो है आभास हो जाएगा कि ये किस विद्वान के द्वारा कहा गया कथन है। इस प्रकार से बार बार जब आप जितने बार तथ्यों को आप रिवाइज करोगे, पढ़ोगे तो बहुत सारे प्रश्न तो आपको वैसे ही जो है पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। तो इसलिए जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि बार बार रिवीजन ही और निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 150 हमारा आज का अंतिम प्रश्न है भाई ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा को बारे में क्या लिखा? तो शुक्ल जी के विचार हमने काफ़ी सारे पढ़ लिए हैं। तो बिहारी की जो भाषा है वो चलती भाषा होने पर भी साहित्यिक है, ये किन्होंने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और
और एक अन्य जो क्वेश्चन है प्रश्न हम और देख लेते हैं। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रसिद्ध रचना का प्रकाशन कब हुआ? तो 1931 में जयशंकर प्रसाद के जो प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त, इसका प्रकाशन हुआ है 1931 ईस्वी में। कई बार जो है समय या सन पूछ लिया जाता है कि इस रचना का सन क्या रहा। जितने भी प्रमुख इम्पोर्टेंट रचनाएं रही है उनका जो है समय पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने लगभग 150 प्रश्नों को आज की क्लास में हमने देख ही लिया है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना और कमेंट बॉक्स में ये और बताना कि आपको ये जो वीडियो है, ये क्लास है, आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।